नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं परिवार में भी सभी लोग अच्छे होंगे। खुश रखिए, अपनों को खुश रखिए, आसपास का माहौल खुश रखिए। चलिए आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठः कः रक्षति कः रक्षितः। ठीक है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवेदनात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता और पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर किया गया है। संवादात्मक यानी होता है आपस में बातचीत करना। संवादात्मक यानी आपस में बातचीत करना। ठीक है। स्वच्छता और पर्यावरण सुधार दोनों का मतलब हम थोड़ा थोड़ा समझते होंगे। स्वच्छता यानी अपने आसपास का वातावरण बिल्कुल साफ रखना। पर्यावरण में सुधार, देखो बच्चा, हम पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, आज फिर आप लोगों से निवेदन करते हैं कि अपने घर के पर्यावरण को, अपने आसपास के वातावरण को, अपने देश के पर्यावरण को सुधारने के लिए सबसे पहला उपाय है वृक्षारोपण। वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास में छोटे छोटे पौधे उगाना। फिर उसके बाद में स्वच्छता। स्वच्छता मतलब हम घर की सफाई कर रहे हैं, खुद के घर की सफाई कर रहे हो और जहां आप रह रहे हो, मतलब अपने घर को छोड़ के आसपास का वातावरण अस्वच्छ कर रहे हो। आपने झाड़ू निकाली, झाड़ू निकाल के अपने कचरा पास में फेंक दिया, झाड़ू निकाल के आपने डस्टबिन में कचरा भर लिया। अपने अड़ोसी पड़ोसी में जहाँ पे भी खेत टाइप में होता है कि जहाँ कोई रह नहीं रहा होता है, प्लाट जिसे बोलते हैं, शहरी भाषा से प्लाट बोलेंगे, तो प्लाट जो बना हुआ होता है, कटा हुआ होता है, वहाँ पे आप जाके कचरे को डाल के आ रहे हैं। क्या ये हम पढ़े लिखे बच्चों के लिए शोभायमान है? अगर हमारे माता पिता भी कार्य करते हैं तो क्या हमें उन्हें रोकना नहीं चाहिए? रोकना चाहिए। आज आप और हम मिलकर ही हमारे देश को स्वच्छ बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत हमारे घर के बाहर कचरों की गाड़ियां भी आती हैं। हाँ, लेकिन एक कहावत है, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती है। आज भी हम कोई चीज खाते हैं, वहीं गिराकर आ जाते हैं। अरे आप आसपास थोड़ा सा चलो, आपको कहीं ना कहीं डस्टबिन मिल जाएगा। पार्क में घूमने के लिए जा रहे हो, पार्क में लोग घूमने के लिए जाते हैं, स्वच्छ वायु लेने के, शुद्ध वायु को ग्रहण करने के लिए जाते हैं, और हम क्या करके आते हैं? रैपर के साथ, मतलब जिसे बोलेंगे चॉकलेट, टॉफी, कुरकुरे इत्यादि हम लेकर जा रहे हैं, उसका रैपर हम गार्डन में डालकर आ रहे हैं। फिर कहाँ की शुद्ध वातावरण मिलेगी आपको? कहाँ का शुद्ध हवा मिलेगी वहां पे? क्या वहां पे एंजॉय कर पाएंगे? आपका ध्यान रैपर्स की तरफ जाएगा। रैपर से मक्खियां उड़ी होंगी, कीड़े मकोड़े हो रहे होंगे, तो हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। चलिए, उसके अलावा सबसे बड़ा जो कारण वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पौधे उगाने चाहिए, अपने आसपास का वातावरण साफ रखना चाहिए। एक और चीज, एक और बात, अगर आपका दोस्त या आपका कोई परिचित या आपका अपरिचित भी आपके सामने यदि कचरा फैला रहे हैं ना, तो आप उसी के सामने कचरा उठाओ, कचरा उठा के डस्टबिन में डालकर आओ। आई स्वेयर वो दोबारा ऐसी गलती करने से पहले चारों तरफ देखेगा पहले। तो कदम हमें उठाना होगा। आप वहां से कचरा उठा रहे हो ना, वहां आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको गर्व महसूस करना चाहिए। और विश्वास मानो आसपास के लोग आप पे गर्व कर रहे होंगे, देखो ये आदमी तो फेंक रहा है कचरा, और ये छोटा सा मासूम से बच्चा कचरा उठा के फेंक रहा है। मतलब आपके पढ़े लिखे होने का ज्ञान सामने वाले को होगा।
होगा या नहीं होगा? होगा। तो हमारा कर्तव्य बनता है हमारे देश को, हमारे राज्य को, हमारे जिले को, हमारे घर को, हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना हमारा उत्तरदायित्व है। जैसे हमारा घर वैसे हमारा देश। कोई दूसरा गंदगी मचा रहा है, कोई बात नहीं, हम उसी के सामने उठाकर फेंकेंगे, उसको इस बात का एहसास दिलाएंगे कि उन्होंने वो गलत कार्य किया। उसके बाद में वह इंसान भी दोबारा वो गलती नहीं दोहराएगा, सोच समझ कर दोहराएगा। तो हमें ये कदम उठाना होगा। चलिए आगे चलते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें, यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें। हमने एक पार्ट था जिसमें क्या बोलते हैं उसको, शिकारी होता है ना, व्याध जो था वो नदी के पास जाता है, वृक्षों के पास जाता है, नदी अपनी कथाएं सुना रही होती है, वृक्ष अपनी दर्दनाक कहानियां सुना रहे होते हैं कि हम आप लोगों के लिए फलते हैं, फूलते हैं, बड़े होते हैं, आपको छाया देते हैं, आपको फल फ्रूट देते हैं, और आप हमें क्या करते हो? काट देते हो। क्या हमें दर्द नहीं होता? नदी कहती है मैं आपके लिए बह रही हूँ, और आप लोग क्या करते हो? आके उसमें अपना मलमूत्र त्याग के चले जाते हो। उससे वातावरण प्रदूषित होता ही नहीं होता है। पेड़ों को काटने से हमें शुद्ध वायु की प्राप्ति नहीं होगी, तो वातावरण प्रदूषित हुआ या नहीं हुआ? अगर आप हमारा ये वीडियो लॉकडाउन की अवधि के बाद में देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जिस टाइम तक लॉकडाउन रहा ना, हजारों किलोमीटर की दूरी को आप बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे थे, क्योंकि वातावरण बिल्कुल साफ हो गया था। तो प्रकृति तो शुद्ध है, उसको अशुद्ध करने वाले कौन है? हम खुद हैं। प्रकृति अशुद्ध नहीं है। प्रचंड गर्मी नहीं हो रही होती है, प्रचंड सर्दी नहीं पड़ रही होती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा हाथ है। जो प्रकृति ने 6 ऋतुएं बनाई गई है हमारे भारत में, जो 6 ऋतुएं होती हैं वो वास्तविक थी, लेकिन उनका जो झमाझेल है ना, जिनको कभी ज्यादा कभी छोटा और कभी कम कर दिया, वो प्राकृतिक नहीं होता है, वो हमारे कारण हो रहा है। बाकी जब ये प्रदूषित नहीं होता था, उससे निश्चित था इतने टाइम तक यह ऋतु रहेगी, इतने टाइम तक यह ऋतु रहेगी, 3 इस तरह से ऋतु रहती थी। लेकिन हमने सबका बैलेंस बिगाड़ दिया। गर्मी का कोई पता नहीं, सर्दी का कोई पता नहीं है। जहाँ गर्मी दिसंबर जनवरी के लास्ट तक खत्म हो जाती थी, वहाँ मार्च तक सर्दी जा रही है। जहाँ गर्मी आपके अगस्त सितंबर तक खत्म हो जाती थी, वहाँ आपके दिवाली मतलब नवंबर दिसंबर तक गर्मियाँ जा रही हैं। तो ये जो बैलेंस बिगड़ा है ना ऋतुओं का, वो प्राकृतिक नहीं बिगड़ा है, हमारे कारण बिगड़ा है। तो आपका और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने वातावरण को शुद्ध रखें। और उम्मीद करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो अध्यापक गण देख रहे हो, चाहे वो विद्यार्थी देख रहे हो, या कोई भी देख रहा हो, उनसे निवेदन है खुद की सेफ्टी के लिए भी, अपने परिवार के लोगों की सेफ्टी के लिए भी, अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए भी, ये जो आप वातावरण को प्रदूषित करते हैं उसको कम से कम करें, प्रदूषित ना करें। प्रयत्न तो यही रहे। फिर भी हम गाड़ी इत्यादि को ले जाएंगे, उसका सही टाइम पर उसको सही नहीं करवाएंगे, तो चलो ठीक है, वो जो भी है, लेकिन कम से कम कोशिश करें कि हम अपने वातावरण को प्रदूषित करें, अर्थात वातावरण को शुद्ध बनाएं, ये प्रयत्न करें, और अपने आसपास में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएं। अपितु अत्यधिक वृक्षारोपण करें तथा धैर्य को शस्य श्यामला बनाएं, हरी भरी बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। अब प्लास्टिक के बारे में आप सब लोग जानते हैं, है ना, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। प्लास्टिक पर बैन लगा था, कागज की थैलियां आने लगी थी, जूट के बैग आने लगे थे, जूट की थैलियां आने लगी थी। फिर वही बात कहूंगी हम भारतवासियों के लिए, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। हमने वापस प्लास्टिक का उपयोग करना शुरू कर दिया। 4 दिन के चोचले रहते हमारे, 4 दिन हमने किया, उस पर बैन लगाया, उसकी उपयोगिता को मतलब उस पर बैन लगाया, उसके महत्व को हमने समझा, लेकिन 4 ही दिन समझा, 5वें दिन वापस प्लास्टिक पर आ गए। दुकानदार बेच रहा है,
और हम लेकर आ रहे हैं। दुकानदार ने सब्जी को थैली में डाला और हम थैली में लेकर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, दुकानदार नहीं समझ रहा, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो जागरूक हैं, हम तो समझ सकते हैं। हम उन्हें साफ साफ कहें नहीं, हमें प्लास्टिक की थैली नहीं चाहिए, और उसको समझा कर आए कि प्लास्टिक कैसे हमारे जीव जंतुओं के लिए भी, हमारे लिए भी कितनी हानिकारक है। पहल हमें करनी होगी। कोई ना हमारे बड़े नहीं कर रहे हैं तो हमसे शुरुआत करेंगे। हम लाइन के आगे खड़े होंगे, हमें लाइन के पीछे नहीं, हमें लाइन के आगे खड़ा होना है। इन कार्यों की शुरुआत हमें करनी है, समझिए आप। चलिए आगे चलते हैं। इन सभी बिंदुओं का इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड उष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्मर्तौ यानी ग्रीष्म ऋतु में, सायंकाल यानी सायंकाल के समय, विद्युत अभावे यानी बिजली के अभाव में, प्रचंड उष्मणा यानी भयंकर गर्मी, पीड़ित रहने से पीड़ित, वैभव यानी वैभव बालक का नाम है ना, गृहात यानी घर से, पंचमी विभक्ति, निष्क्रामति यानी निकलता है। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल के समय बिजली के अभाव में प्रचंड गर्मी से पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। ग्रीष्म ऋतु के समय सायंकाल में बिजली के अभाव में प्रचंड गर्मी से पीड़ित वैभव घर से निकलता है। वैभव, अरे परमिंदर, अपि भी, त्वम तुम, अपि भी, विद्युत भावेन बिजली के अभाव से, पीड़ितः पीड़ित यानी दुखी होकर, बही आगत है बाहर आए हो। अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव से यानी बिजली के चले जाने से दुखी होकर बाहर आए हो? परमिंदर, आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड आतप काल है। एक और तो क्या है, भयंकर गर्मी है, ठीक है, एक और भयंकर गर्मी है, ये तेज गर्मी है। अन्यत्र और दूसरी ओर विद्युत अभाव, बिजली का अभाव है। परम बहिर्आगत्यपि, परम यानी परंतु, बहि यानी बाहर, आगत्य यानी आने पर, अपि भी पश्चामी देखता हूँ, यत की वायु वेग, हवा का वेग, तू तो सर्वथा सब प्रकार से अवरुद्ध है यानी रुका हुआ है। हाँ मित्र, एक और तो प्रचंड गर्मी, दूसरी ओर बिजली का अभाव, परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि सब प्रकार से वायु रुकी हुई है, सभी तरफ से या सब प्रकार से वायु रुकी हुई है। प्राणीति पवनेन जगत सकलं सृष्टि निखिलां चैतन्यमयी क्षणमपि न जीवत्यानेन विना सर्वा अतिशय मूल्यः पवनः। प्राणीति अर्थात प्राण, पवनेन हवा के द्वारा, जगत सकल यानी संपूर्ण, सृष्टि निखिला यानी संपूर्ण, चैतन्य जड़ और चैतन्य, जड़ जो निर्जीव होती है, चैतन्य जो सजीव होता है। जड़ और चेतन, जड़ जो श्वसन क्रिया इत्यादि नहीं करते हैं, चेतन जो श्वसन क्रिया करते हैं। चैतन्यमयी, क्षण यानी कुछ पल के लिए, अपि यानी भी, न यानी नहीं, जीवत्य अनेनः, जीवत्य अनेन यानी जीवत यानी जीवन जीना, अनेन यानी इसके द्वारा, अर्थात हवा के द्वारा, वायु के द्वारा, बिना यानी इसके बिना जीते हैं। सर्वातिशय मूल्य, सर्वातिशय सबसे अधिक, मूल्य है यानी मूल्य, पवन है यानी पवन, अर्थात कहते हैं कि आप यहां से लो, सर्व अतिशय मूल्य पवन है, सर्वाधिक मूल्य पवन है, सर्वाधिक मूल्य हवा है, जिससे संपूर्ण सृष्टि चेतनमयी है,
जिससे संपूर्ण सृष्टि चेतनमयी है, जिस हवा के द्वारा ही संपूर्ण संसार प्राणवान है, प्राणों से युक्त है। क्षणमपि कुछ पल के लिए भी अनेन बिना, इस वायु के बिना जीवित यानी नहीं जी सकता, न जीवित यानी नहीं जी सकता। यानी सर्वाधिक मूल्य संसार में क्या है? पृथ्वी लोक में सबसे मूल्य कौन है? हवा, वायु सर्वाधिक मूल्य है, सर्वातिशय मूल्य, सर्वाधिक मूल्य क्या है? हवा है। सृष्टि निखिला सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि चैतन्य में, जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि क्या है? चेतनमयी है। अर्थात श्वसन क्रिया ले रहे हैं ना, हमने कहा जड़ जो निर्जीव है और चेतन जो सजीव है, तो जिसके कारण संपूर्ण सृष्टि क्या है? सजीव है। पवनेन, हवा के द्वारा ही सकल जगतम, संपूर्ण संसार प्राणित है, यानी प्राणों से युक्त है। क्षणमपि, कुछ पल के लिए भी अनेन, अनेन यानी इस वायु के बिना यानी बिना, न जीवित यानी जी सकता है। क्षण भर के लिए भी इस वायु के बिना नहीं जी सकता है। विनयः, अरे मित्र शरीरात्, शरीर से, न यानी नहीं, केवलम यानी केवल, स्वेद बिंदु यानी पसीने की बूंदे, अपितु स्वेद धारा, पसीने की धारा इव की तरह प्रस्वंती यानी बह रही है। अरे मित्र, गर्मी से शरीर में केवल पसीने की बूंदे नहीं, अपितु पसीने की धारा बह रही है। प्राय ऐसा होता है कि गर्मी आ रही है तो हमें थोड़े थोड़े पसीने आते रहते हैं। मैं बार में कई बार ऐसे करती रहती हूँ क्योंकि पूरे पसीने से तरह होते रहते हैं। तो आपने ये कर लिया तो यानी पसीने की बूंदें आ रही है, लेकिन आप प्रचंड गर्मी में हैं तो आपके यहाँ से पूरे पसीने बह रहे हैं, आपके पूरे कपड़े गीले हो रहे हैं। तो कह रहा है कि शरीर से न केवल पसीने की बूंदें आ रही हैं, अपितु क्या? पसीने की धारा ही बह रही है। स्मृति प्रथम आयाति शुक्ल महोदयः रचितः श्लोकः। स्मृति प्रथम आयाति यानी याद आ रहा है, स्मृति प्रथम यानी याद आता है, शुक्ल महोदय यानी शुक्ल महोदय के द्वारा रचित है यानी रचित, श्लोक है यानी श्लोक। तप्त ही वाताघाते ही अवितुम, अर्थात ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का, गर्मी से क्या बोलेंगे आप? तप्त, गर्म हवा के आघात से बचाने के लिए, तप्त यानी गर्मी, वात यानी हवा हो गई है ना, आघात यानी उसके आघात से, ठीक है ना, आघात। अभी तुम यानी बचाने के लिए, तप्त यानी गर्मी, वात यानी हवा, आघात यानी आघात, अभी तुम यानी बचाने के लिए, लोकान यानी संसार को, नभसी आकाश है ना, आकाश में, मेघा यानी बादल, आरक्षित यानी पुलिस, आरक्षित विभाग जना इव यानी पुलिस वालों की तरह, समय यानी समय पर, न एव यानी नहीं, दृश्यंत यानी दिखाई देते हैं। क्या बोलते हैं कि स्मृति प्रथम आयात यानी याद आता है, शुक्ल महोदय यानी शुक्ल महोदय की रचित जो श्लोक है, क्या बोला? भीषण गर्मी में या आग से बोल सकते हो, गर्मी के गर्म हवा के आघात से बचने के लिए, मतलब ऊपर की ओर संपूर्ण संसार में, आकाश में है ना, बादल न एव दृश्यन्ते, उसी प्रकार दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस प्रकार आरक्षित विभाग जना एव समय, जिस प्रकार उचित समय पर पुलिस वाले दिखाई नहीं देते हैं। मतलब तात्पर्य पुलिस जनों पर उंगली उठाना नहीं है, तात्पर्य है कि जैसे कहीं पे लड़ाई हो रही है तो जो पुलिस है ऑल टाइम तो अवेलेबल रहेगी नहीं ना, लड़ाई हो रही है, फिर किसी ने कॉल किया, उसके बाद में पुलिस आ रही है, तब तक लड़ाई समाप्त हो जाती है। तो पुलिस का आगमन सही टाइम पर नहीं हुआ है ना, तो वही बता रहे हैं कि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, उस बीच में भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बादल वैसे ही दिखाई नहीं दे रहे हैं जैसे समय पर क्या नहीं दिखाई दे रही, पुलिस नहीं दिखाई देती। समय पर यदि बारिश होगी तो मौसम थोड़ा सा ठीक होगा, अच्छा होगा, संतुष्टि देने वाला होगा, लेकिन हमें तो आकाश में बादल ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। किस तरह नहीं दे रहे हैं? क्या उदाहरण दिया है? जैसे समय पर पुलिस वाले दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार समय पर आज
क्या नहीं दिखाई दे रहे हैं, बादल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारा मतलब समझ गए होंगे। तप्त व गर्म हवा से जो हमारे पर आघात कर रही है उसको बचाने के लिए आकाश में बादल उसी प्रकार दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस प्रकार समय पर पुलिस वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त से मतलब भीषण गर्मी में बादलों की सख्त आवश्यकता है। बारिश होगी तो थोड़ा मौसम ठंडा होगा, थोड़ी मिट्टी गीली होगी, ठंडी हवा आएगी और हमें शीतलता प्रदान होगी। परमिंदर आम अद्य तो वस्तुतः एव, हाँ आज तो वस्तुतः ही निधाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयादि ही तस्य एव स्वेद वत् जायते वपुः। निधाग ताप तप्तस्य का अर्थ होगा ग्रीष्म के ताप से तप्त, ग्रीष्म के ताप से दुखी, ठीक है ना, ग्रीष्म के ताप से दुखी, याति यानी जाना, तालु यानी तालु हमारे शरीर का एक भाग होता है, आपने पढ़ा हो तो कंठस्य अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, इचु यशा नाम तालु, ऋतुषाणाम मूर्धा, ऋतुलसानाम दंतः, पढ़ा होगा ना। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, इचु यशा नाम तालु। तो तालु हमारे शरीर का एक भाग होता है। देखो ई बोलो, ई छ, हमारी जो जीभ है, हमारी जो टंग है वो थोड़ी सी टर्न होकर हमारे ऊपर की तरफ जा रही है, तो जहां हमारा ये टंग टच कर रहा है ना उस स्थान को तालु बोलते हैं। बोल के देखिए, ई छ ज झ इया, बोल के देखिए, च छ ज झ इया। तो हमारी टंग जो थोड़ी सी टर्न होके जहां टच कर रही है ना, उसको थोड़ी सी टच हो रही है, क्योंकि पूर्ण रूप से टच होती है मूर्धा में, तो जो थोड़ी सी टच हो रही है उसको आप बोलते हैं तालु, ठीक है। गला सूख जाने से कई बार बोलते हैं ना। पुंसो भयादि, पुंसो यानी मनुष्य, पुंसो यानी मनुष्य, ठीक है। भयादि ही तस्यैव यानी डरे हुए के समान, डरे हुए मनुष्य के समान। स्वेद जायते, स्वेद यानी पसीने, पसीने की तरह हो जाता है। वपुः यानी मनुष्य, शरीर, वपुः यानी शरीर। तो बोलेंगे कि आम, हाँ ठीक है, आज तो वस्तुतः ही निधाग ताप तप्तस्य यानी गर्मी से तपे हुए, गर्मी से तप जाने के कारण, ठीक है ना, गर्मी से तप जाने के कारण गला ही या हमारे तालु ही क्या हो गए हैं, शुष्कताम, सूखेपन को याति प्राप्त हो गए हैं, चले गए हैं। इस गर्मी के आघात से हमारे जो तालु है वही सूख गए हैं। भयादि तस्यैव पुंसो, उससे मनुष्य डरे हुए के समान। स्वेद जायतः, शरीर क्या हो रहा है, पसीने से युक्त हो गया है, शरीर पसीने से, शरीर से वपुः यानी शरीर से, स्वेद है यानी पसीना, जायत यानी उत्पन्न हो रहा है। जिस प्रकार मनुष्य डर जाता है ना, कहने का मतलब यह है कि आप कोई चोरी करकर आए, गलत काम करके आए, छोड़ो आप तो भाग कर आए हो, ठीक है। तो भाग कर आने से हमारा पूरा शरीर क्या होता है, पसीने को उत्पन्न करता है ना। वैसे भाग कर आने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया उदाहरण भयादि, यानी भय हो गया, आप चोरी करके आए हो, कुछ गलत काम करके आए हो, तो आपका शरीर ना पूरा कपकपा रहा होता है, पूरे पसीने निकल रहे हैं। तो वैसे कह रहे हैं कि इस भयंकर गर्मी ने तो हमारे पूरे गले को सुखा दिया है। और पसीने शरीर से कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे भय, शरीर में भय उत्पन्न होने के पश्चात या मनुष्य भयभीत होने के बाद शरीर से पसीना निकलता है। नहीं समझ में आया, फिर से बताएं, चलिए देखिए। गर्मी के ताप से जो गला है, तालु है, वह सूखेपन को प्राप्त हो गया है, शुष्कता की ओर चला गया है। और पुंसो भयादि तस्यैव, मनुष्य के भयभीत होने के समान ही शरीर, वपुः यानी शरीर, स्वेदवत् जायते, पसीने को उत्पन्न कर रहा है। जिस प्रकार मनुष्य भयभीत होने पर शरीर पसीने से युक्त हो जाता है, उसी भांति इस भीषण गर्मी ने हमारे गले को सुखा दिया है, हमारे तालु को सुखा दिया है और हमारे
स्वेद की धारा बह रही है, शरीर से पसीना उत्पन्न हो रहा है। अब आ गया समझ में। जोसेफ मित्राणी, एक मित्र नहीं है, 3-4 मित्र हैं ये, तभी मित्राणी बोला है। मित्राणी यत्र तत्र, मित्रम मित्रे मित्राणी, ठीक है ना। तो मित्राणी किसके लिए आया? बहुवचन के लिए। यत्र तत्र यहाँ वहाँ, बहुभूमिक भवनानाम, बहुत भूमि के भवनों को, भूमिगत मार्गाणाम, भूमि के नीचे के जो मार्ग हैं, विशेषतः मेट्रो यान मार्गाणाम, विशेषतः मेट्रो का जो मार्ग है, ऊपरी गमी सेतु नाम, ऊपर जाने के लिए जो सेतु होता है, जो पुल होता है ना, तो ऊपर जाने के लिए पुल क्या बोलते हैं? फ्लाईओवर जिसे बोलते हैं ना, पुलिया, फ्लाईओवर, समझ गए होंगे आप। जैसे सांगानेर की फ्लाईओवर है, दुर्गापुरा की फ्लाईओवर है, नीचे तो नीचे भी रास्ता होता है और ऊपर से भी रास्ता होता है ना, उसे फ्लाईओवर पुलिया जिसे बोलते हैं। मार्ग इत्यादि नाम, आदि मार्गों के निर्माण के लिए वृक्षा यानी वृक्षों को कर्तन्त यानी काटा जाता है। तरही तो अन्य यानी इसके अलावा किम यानी क्या, अपेक्षित यानी अपेक्षित किया जा सकता है, अस्माभि यानी हमारे द्वारा। मित्र जहाँ कहीं भी मतलब जब कोई खाली जमीन होगी तो उस पर पेड़ उग जाते हैं ना, जैसे आपने 2-4 भी पेड़ उगाए हैं ना, तो फिर आसपास की जो जगह खाली होती है वहाँ पे बीज गिरा, बीज गिरने से स्वतः ही जब बसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो आप देखते हैं कि आपने उगाए तो 1-2 पेड़ थे और धीरे धीरे पूरी जो जमीन थी आपकी, खाली जमीन थी, वो पेड़ पौधों से उगाए हैं, छोटे छोटे उग गए हैं, बड़े हो गए हैं। फिर आप उस प्लाट पे जब आप क्या बनाएंगे? खुद का मकान बनाएंगे, है ना। जब उस पे ईंटों का ढांचा खड़ा करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पेड़ों को काटना पड़ेगा ना। काटोगे पेड़ों को? नहीं काटोगे। खेत जो होते हैं बड़े बड़े, वो धीरे धीरे प्लाट में डिवाइड हो जाते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, ये 100 गज का, 150 गज का। पहले क्या था? वो विशाल था, पहले वो गजों में डिवाइड था, एक है ना। उसके बाद में हमने उसको जैसे जैसे काटा, फिर उसको डिवाइडेशन किया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? पेड़ पौधों को काटना पड़ा, क्योंकि खाली स्थान जो होता है ना, वहाँ पे अगर 2-4 भी पेड़ होते हैं ना, तो अपने ही स्वतः ही, ऐसी बात नहीं है, हमें भी उगाना आवश्यक होता है, लेकिन जो खाली जगह होती है ना, जंगल टाइप के जो होते हैं, वहाँ पे खुद से ही पेड़ पौधे उगाते हैं ना। बीज गिरा, बीज गिरते ही वो अपने आप से उगने लग जाते हैं, या पूरा उस जंगल में होता है। फिर आप उस जंगल को जब मकान में तब्दील कर रहे होते हैं, तो पहले आप उनको पेड़ पौधों को काटते हैं, फिर उनको जमीनों में डिवाइड करते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसके बाद में वहाँ पे ईंटों के ढांचे खड़े हो जाते हैं, मकान बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपको भवन बनाने के लिए सबसे पहले किसकी आहुति देनी पड़ती है? हमारे पेड़ पौधों की। भूमिगत मार्गाना, नीचे जो भूमि के मार्ग होते हैं ना, विशेषतः मेट्रो मार्गों के लिए ऊपरी जो होते हैं, सेतु बनाने पड़ते हैं, उनके निर्माण के लिए भी वृक्षों को काटना पड़ता है। जैसे प्राय भी देखते हैं हम कि हम कहीं से निकल रहे होते हैं तो इधर भी पेड़ होते हैं, इधर भी पेड़ होते हैं। आप ऐसे बोलते हैं ना उसको, हाईवे रोड जिसे बोलते हैं। हाईवे रोड में हम देखते हैं कि स्पीड में गाड़ियां चल रही होती है ना, हाईवे रोड से बोलते हैं। लेकिन उसके आसपास का जो इधर इधर का रोड देखेंगे ना भाई, सड़क बनी हुई है, 2 पार्ट में बनी हुई है, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड पे, ठीक है। उसके बाद में इधर उधर का जब माहौल देखेंगे ना, तो वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन जब फ्लाईओवर इत्यादि बनेंगे तो उन पेड़ों को भी काट दिया जाता है, ठीक है। तो जब हम खुद अपने हाथों से हमारी खुद की कब्र खोद रहे हैं, तो फिर हम जीवन की कैसी अपेक्षा कर सकते हैं? पेड़ पौधों को काट कर हम कहीं ना कहीं खुद की ही कब्र खोद रहे हैं, खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वयम तो विस्मृत पंतः एवं, हम तो भूल गए हैं कि एकेन यानी एक के द्वारा, शुष्क वृक्षेण सूखे पेड़ के द्वारा, अर्थात एक सूखे पेड़ के द्वारा, दह्यमानेन यानी प्रज्वलित हो जाने के द्वारा, वहीना यानी अग्नि से, यानी एक सूखे पेड़ के जल जाने पर, तत्वनम, वह वन दह्यते, पूरा वन जल जाता है। एक सूखे पेड़ की लकड़ी के जल जाने पर, या एक सूखे पेड़ के जल जाने पर, अग्नि से जल जाने पर पूरा वन क्या होता है? जल जाता है। यथा, कहाँ गया सर्कल? यथा कुपुत्रेण कुलम, जैसे कुपुत्र पूरे कुल को समाप्त कर
देता है, वैसे ही एक सूखा पेड़ क्या करता है? पूरी वन को समाप्त कर देता है। एक सूखा पेड़ जो वहीनी ना दह्यमान अग्नि के द्वारा प्रज्वलित हो जाने पर तद्वनम पूरे बहन को दह्यत जला देता है, जैसे कुपुत्रेण कुलम एक कुपुत्र पूरे कुल को समाप्त कर देता है। आपके मन में एक ललक आई कि कैसे हम अपने हाथों से कब्र खोद रहे हैं, कैसे हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? नहीं, हम नहीं होने देंगे। कोई बात नहीं, आवश्यकता पड़ने पर जैसे मेट्रो इत्यादि बना रहे हो, फ्लाईओवर बना रहे हो, तो आपको पेड़ काटने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब मकान बना रहे हो तो आपको पेड़ काटने पड़ रहे हैं, ठीक है। आपको रहने के लिए मकान भी चाहिए तो आप पेड़ पौधे भी काट रहे हो, कोई बात नहीं। एक काट रहे हो, साथ में 2 उगा दो ना, कहाँ दिक्कत है? अपने गार्डन एरिया में जो है, आपका गार्डन एरिया खाली पड़ा है, उसमें आप चेयर इत्यादि लगा के बैठे हो, उसको थोड़ा छोटा कर दो, पेड़ पौधे उगा दो ना, कहाँ दिक्कत है? आपको शुद्ध वायु मिलेगी, आपके आस पड़ोस वालों को भी थोड़ी सी शुद्ध वायु मिलेगी। आपके बाहर बगीचे को इतना सुंदर देखकर आपके अड़ोसी पड़ोसी के मन में भी आएगी हमारे भी होना चाहिए। अरे आपको उससे मिलेगा भी, शुद्ध वायु ही नहीं, आप किसी फल फ्रूट के उगा लो तो आपको फल फ्रूट ही मिल जाएंगे। पेड़ पौधे उगाओ, बहुत आवश्यक है। चलो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में आगे पढ़ेंगे और फिर से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को उगाएं, अपने वातावरण को शुद्ध बनाएं। धन्यवाद।